नमस्कार मित्रों, बीपीएससी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बिहार की भौगोलिक संरचना देखी थी। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार की मिट्टियाँ, है ना। बिहार की संरचना हमने देख ली थी। अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि बिहार में कौन कौन सी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। प्रश्नों को देखें तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से किन क्षेत्रों में खादर मिट्टी पाई जाती है, निम्न में से किन क्षेत्रों में बांगर मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार के भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो इस लिहाज से देखें, ठीक है, तो इस लिहाज से देखें तो ये चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के जो तत्व हैं उसके अंतर्गत इसको एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। चाहे कृषि हो या फिर वनस्पति हो, इन सब का क्या है, मूल आधार क्या है, हमारा मिट्टी ही है। क्योंकि मिट्टी अगर ना हो तो यहाँ पर ना कृषि कार्य संभव होगा, ना ही यहाँ पर कोई भी वनस्पति उग पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखें तो इस लिहाज से हमारा मिट्टी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिट्टियों की बात करें तो मिट्टी आखिरकार है क्या, तो चट्टानों के टूटने फूटने से तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो टूटती है, टूटने के बाद उनका क्षरण होता है, धीरे धीरे वो छोटी छोटी संरचनाओं में मिल जाती है। साथ ही जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के पत्तियां उसमें जाती है, उससे ह्यूमस मिलकर बनता है। तो यही सारी जो भौतिक और रासायनिक जो भी परिवर्तन है, इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी की निर्माण की प्रक्रिया में देखें तो जलवायु के विभिन्न कारकों का भी महत्वपूर्ण हाथ देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें तो मुख्य रूप से हमारा जल जो है, जो वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है, आर्द्रता है, तापमान है, इन सभी की मुख्य भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो बिहार के मिट्टियों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अवशिष्ट मिट्टी एवं दूसरा प्रवाही या फिर जलोढ़ मिट्टी कहा जा सकता है। अवशिष्ट मिट्टी की बात करें तो ये वैसी मिट्टियां हैं जिनका निर्माण इस स्थान पर स्थित जो चट्टान है उसी से हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं उन्हीं चट्टानों के क्षरण, ठीक है, उसमें भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है उसके परिणाम स्वरूप वहीं पर मिट्टियों का निर्माण हुआ, उसे क्या बोला गया, अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, लेकिन बिहार में अत्यधिक वो मिट्टियां देखने को मिलेगी जो दूसरे जगह से नदियों द्वारा काटकर बहाकर लाई गई है। और ये सारी संरचना किस चीज़ की है, जलोढ़ मिट्टियों की। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर बिहार में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है और गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निक्षेप लेकर आया गया उसी को यहाँ पर क्या किया गया, छोड़ते चली गई। उसी से क्या हुआ, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र निर्मित हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये चाहे हमारा यहाँ पर बांगर मिट्टी हो, है ना, या फिर खादर मिट्टी हो, टाल मिट्टी हो, बांगर मिट्टी हो, ये सारी क्या है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। तो मिट्टी यहाँ पर दो प्रकार की, अवशिष्ट प्रकार की और दूसरी जलोढ़ प्रकार की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बहाकर लाए गए मिट्टी से निर्माण हुआ है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक, चलिए यहां पर देखिए अवशिष्ट प्रकार की जो मिट्टियां हैं, अवशिष्ट प्रकार के मिट्टियों के जो निर्माण हुआ है उसमें जो तत्व है, ठीक है, तत्वों में देखें तो सारे तत्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये गंगा का जो वृहद मैदान है यहाँ पर भी सारी तत्व देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियों को मुख्यतः हम देखें, यहाँ बीचों बीच क्या है, हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में देखें तो मुख्यतः 1 2 3 4 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती है। जबकि निचले क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर मुख्यतः 1, है ना, 1 2 3, यहाँ पर भी 4 प्रकार की मुख्यतः मिट्टियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर। ये जानने से पहले आपको मैप माइंड में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात हो रही है, कहाँ पर कौन सा जिला अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी बिहार के मैदान के बारे में, है ना। तो बिहार के जो उत्तर मैदान है, उत्तर मैदान में मुख्यतः जो भी मिट्टियां है उसको इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर कौन सा जिला है,
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों ही जिले हैं। यहाँ पर हमने देखा था भौतिक स्वरूप में कि यहाँ पर जो हमारा शिवालिक है, शिवालिक का ही कुछ भाग यहाँ पर शिवालिक का विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर पर्वत पादीय मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर देखें तो मुख्यतः यहाँ पर जो दलदली मिट्टी है वो पाई जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये हमारा किशनगंज वाला क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा जो है वो 160 सेंटीमीटर से अत्यधिक होती है। परिणामतः यहाँ पर कुछ दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो पर्वत पादीय मिट्टी है, और पर्वत पादीय मिट्टी की बात करें तो ये चंपारण में, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलती है। इसके अगर दक्षिण में आए तो दक्षिण में एक पतली संकरी पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो है तराई मिट्टी कहलाती है। यानी कि ये संपूर्ण क्षेत्र क्या है, हमारा हिमालय वाला है, और हिमालय का जो पर्वतपादीय भाग है उसके बाद का जो क्षेत्र है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। आपने बार बार सुना होगा नेपाल की तराई और बिहार की तराई, तो बिहार के तराई क्षेत्र यही है। और ये जो देखे तो ये हमारा जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार यहाँ से प्रारंभ होकर, यानी कि चंपारण से प्रारंभ होकर 5 से 7 किलोमीटर की पतली संकरी पट्टी के रूप में किशनगंज तक पाया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जिले में तराई मिट्टी नहीं पाई जाती, और तराई मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? जो भी नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं सभी में तराई मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ से भी आसानी से हम प्रश्न को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, तराई मिट्टी की अगर बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार बिहार की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिम में चंपारण की जो पहाड़ी है वहां से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तारित है। इस मिट्टी की रंग की बात करें तो इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा, ठीक है, हल्का पीला देखने को मिलता है। इसमें बात करें तो कहीं कहीं पर कंकड़ और अत्यधिक मात्रा में रेत देखने को मिलती है। ठीक है, परिणामतः यहाँ पर देखें तो जो उर्वरा है, उर्वरा यहाँ मध्यम प्रकार की पाई जाती है, और यहाँ पर देखें तो मोटे प्रकार के अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, परंतु ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आर्द्रता पाई जाती है, पर्याप्त आर्द्रता देखने को मिलती है। तो ये है हमारा तराई क्षेत्र। उसके बाद अगला क्षेत्र देखें तो अगला क्षेत्र हमारा ये देखने को मिलेगा बांगर मिट्टी। यानी कि बांगर मिट्टी क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसको हम नदियों के आधार पर देख सकते हैं। अभी जो भी सक्रिय नदियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेकर आती है, तो हिमालयी नदियां जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और साथ में अपने जो कटाव होता है सारे कटाव को लेकर यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के रूप में लाया जाता है। यानी कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ वाले क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर पाए जाएंगे खादर मिट्टी, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। और वैसे क्षेत्र जहाँ पर नदियों द्वारा बाढ़ नहीं लाया जाता, पहले लाया जाता था अब नहीं लाया जाता, वैसे क्षेत्रों में बांगर मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखें तराई क्षेत्र के बाद हमें बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखें तो हमारा कौन कौन सा जिला है? किशनगंज हो गया, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया का कुछ क्षेत्र, अररिया, यहाँ पर देखें तो हमारा दरभंगा, ये सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। मधुबनी, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र ही हैं, दरभंगा मधुबनी के कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा मुजफ्फरपुर है, ये चंपारण है। चंपारण में जाकर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में देखने को मिलता है। और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा सारण प्रमंडल है। तो इन सभी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ की बात करें, ये जो मिट्टी उर्वरा इसमें पर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा खादर मिट्टी है या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी इसकी अपेक्षा थोड़ी कम होती है। परंतु यहाँ पर अगर हम सिंचाई की व्यवस्था कर दें तो सिंचाई की व्यवस्था करके यहाँ पर सारी फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है, चाहे गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रकार देखें तो हमारा खादर मिट्टी का है। खादर मिट्टी का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा गंगा वाला क्षेत्र है ना, ये गंडक वाला क्षेत्र है, ये कोसी वाला क्षेत्र है, ये महानंदा वाला क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र इन सभी नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पर देखिए कोसी नदी के द्वारा बड़े स्तर पर बाढ़ लाया जाता है,
है ना, बड़े स्तर पर बाढ़ लाया जाता है, तो इन क्षेत्रों में खादर मिट्टी बड़े स्तर पर पाई जाती है। ठीक है, ये जो इसका क्षेत्र है गंडक का, इन क्षेत्रों में भी खादर मिट्टी देखने को मिलती है। जबकि ये गंगा वाला क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर हम बात करें तो जिले हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पर पूर्णिया, कटिहार, है ना, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, ये सारे जिले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी जिलों में क्या होता है, इन सभी जिलों में हमारा खादर मिट्टी पाई जाती है। और खादर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर उर्वरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करके सारे प्रकार की जितनी भी फसलें हैं सभी फसलें उगाई जाती है, चाहे वो हमारा धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, है ना, गन्ना, तंबाकू, सारी चीज़ें इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो क्या हमने देख लिया, पर्वतपादीय मिट्टी, उसके बाद उस तराई मिट्टी जो नेपाल के बॉर्डर के साथ साझा करता है, उसके बाद हमने देख लिया बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद हमने देखा खादर मिट्टी। उत्तरी बिहार के मैदान में मुख्यतः ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। उसके बाद दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में ये जो बीचों बीच गंगा नदी है, गंगा नदी के नीचे अगर आते हैं तो गंगा नदी से सटे हुए एक क्षेत्र पाया जाता है, संकरी क्षेत्र, जिसे टाल मिट्टी कहा जाता है। उसके दक्षिण में जाएंगे तो हमें बांगर मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर उसके दक्षिण में जाए तो लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ देखें तो यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी और यहाँ पर बलुई मिट्टी, ये भी देखें तो वही लाल पीली मिट्टी का ही ये भी भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे टाल मिट्टी, है ना। तो टाल मिट्टी की बात करें, टाल या फिर इसी को ताल मिट्टी भी कहा जाता है, तो ताल मिट्टी के नाम से विख्यात गंगा का जो दक्षिणी तट है, दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पाई जाती है टाल मिट्टी, है ना। संरचना की दृष्टि से देखें तो यह मिट्टी बारीक से मोटे, ठीक है, बारीक भी और मोटे भी दोनों प्रकार के कण वाले धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है। कुछ विशेष हिस्सों में इस मिट्टी में बलुई केवाल भी शामिल है। यह अत्यधिक उर्वर मिट्टी है, परंतु वर्षा के दिनों में ये जो क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। यानी कि ये क्या है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में उसके साथ साथ बना हुआ ये संरचना है। जब भी वर्षा का काल आता है, नदियों में पानी अत्यधिक होती है, परिणामतः ये क्षेत्र जो होता है वो जलमग्न हो जाता है। इससे इन क्षेत्रों में खरीफ की फसल उपजाना संभव नहीं होता। परिणाम स्वरूप यहाँ रबी की अत्यंत श्रेष्ठ उपज प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टाल मिट्टी। और देखा जाए तो ये कहाँ, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ से देखें तो इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक, यानी कि यहाँ पर देखें तो गंगा से सटे हुए जितने भी जिले हैं सभी जिलों में टाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर मिट्टी या फिर इसी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुरानी मिट्टी को, उत्तरी बिहार में पुरानी मिट्टी को क्या, बलसुंदरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में बांगर मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो करेल केवाल मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार गंगा का जो दक्षिणी मैदानी भाग है, दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, है ना, रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, इन सब जिलों से होता हुआ भागलपुर तक है इसके। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो भागलपुर तक पाई जाती है। इसके बड़े क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण इनमें स्थानीय भिन्नता भी देखने को मिलती है। विशेषकर मध्य भाग की कुछ जो नदियां हैं, नदियों के पास बलसुंदरी और दोरस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इनके रंगों की बात करें तो इनकी रंग जो होती है हल्का भूरा होता है ना, इनका रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा, पीला एवं हल्का पीला भी देखने को मिलता है। करेल केवाल मिट्टी की बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें क्षारीय और अम्लीय
दोनों गुण जो होते हैं वो काफ़ी संतुलित रूप में पाए जाते हैं। अत्यधिक न क्षारीय होता है और ना ही अत्यधिक अम्लीय, दोनों का यहाँ पर संतुलित मात्रा देखने को मिलती है। परिणामतः इसमें अत्यधिक उर्वरा शक्ति देखने को मिलती है, अत्यधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है। एवं साथ ही जल सोखने की जो क्षमता है, जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में धान, गेहूं, बाजरा, अरहर, दलहन, इन सभी चीज़ों को अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर उपजाया जाता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर ईख की भी खेती इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः देखें तो हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जितनी भी नदियां हैं सभी हिमालयी नदियां हैं। इन क्षेत्रों में जितनी भी नदियां हैं सारी पठारीय क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर कम ढलान होने की वजह से क्या होता है कि जो भी नदियां हैं वो साथ साथ चलती है तो उन क्षेत्रों को काटते हुए चलती है, जिससे छोटी छोटी संरचना, कम ढलान तो छोटी छोटी संरचना में तोड़ती है, यानी कि जो बालू का संरचना आपको देखने को मिलता है। तो वैसे क्षेत्र मतलब इन क्षेत्रों में क्या होता है, बालू प्रकार की जो मिट्टियाँ देखने को मिलती है। अब जो बालू प्रकार की मिट्टी होती है वहाँ पर जल जो है वो ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, बहुत जल्दी सूख जाता है। परंतु नीचे तल में जाए तो तल में पानी की उपस्थिति हमेशा देखने को मिलती है। तो इन क्षेत्रों में देखें तो इन क्षेत्रों में जल उतना जल्दी नहीं सूखता जितना जल्दी यहाँ। साथ ही इन क्षेत्रों में देखें तो ये सारी कहाँ हिमालयी नदियाँ हैं और हिमालयी नदियाँ बारहों मास क्या करती है, पानी को लेकर आती है। परिणामतः इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। और इन क्षेत्रों में पठारी क्षेत्रों से आने वाली नदियां है, परिणामतः क्या होता है, इन क्षेत्रों में सूखा की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि पठारी क्षेत्रों में ये जो यहाँ से आने वाली नदियां है वो जो हमारा मौसम है, मौसम के अनुसार, ठीक है, मौसम के अनुसार इसमें पानी होता है और इसमें भरपूर पानी होता है। परिणामतः उत्तरी बिहार के मैदान की समस्या क्या है, यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ देखने को मिलती है, जबकि दक्षिणी बिहार की समस्या क्या है, प्रतिवर्ष सूखा देखने को मिलता है। इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए यहाँ पर परियोजनाएं लाई गई है। जैसे यहाँ पर कोशी परियोजना देखने को मिलती है ना, यहाँ पर सोन परियोजना देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, दक्षिणी बिहार के मैदान में हमने टाल मिट्टी देख ली और हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर मिट्टी हमने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सी, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी या फिर इसी को हम बलथरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो हमारा बांगर वाला क्षेत्र है, बांगर वाले क्षेत्र के बाद ये जो संपूर्ण क्षेत्र है नीचे वाला हिस्सा, ये झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र का ही थोड़ा सा विस्तार है। तो इन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ इन क्षेत्रों में लोहे की मात्रा भी पाई जाती है। परिणामतः यहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल पीली, यानी कि पानी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पानी अत्यधिक होती है तो पीली मिट्टी हो जाती है, लाल मिट्टी हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में ये बलुई मिट्टी है, लाल पीली वाला ही, और यहाँ पर भी लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कौन सा ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा बांका, जमुई, नवादा, है ना, नवादा, गया। इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर उर्वरा इन सब की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। परिणामतः क्या होता है, यहाँ पर मोटी फसलें उगाई जाती है। जैसे हम दलहन उगा सकते हैं, उसके बाद बाजरा, है ना। तो मोटी अनाज जितनी भी है वो सारी अनाज इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, इन क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, पूरे मिट्टी के प्रकार में बिहार की मिट्टियों में मुख्यतः यहाँ पर 7 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती है। पहला पर्वतपादीय मिट्टी, फिर तराई मिट्टी, उसके बाद हमने देखा कौन सा, बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद हमने देखा खादर मिट्टी, फिर हम दक्षिणी बिहार में तो यहाँ पर हमने देखा टाल मिट्टी, फिर बांगर मिट्टी और फिर लाल पीली मिट्टी। इसी के अंतर्गत ये लाल बलुई मिट्टी है और ये लाल पीली बलुई मिट्टी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था बिहार की मिट्टियाँ। अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो आने वाली सारी चीज़ें इस पर अवस्थित होंगी।
ठीक है। कृषि अगर हमें समझना है तो मिट्टी अगर पता है तो हमें ये पता होगा कि किन क्षेत्रों में कैसी कैसी कृषि कार्य होती होगी। ठीक है, मान लीजिए इस क्षेत्र में कृषि कार्य करने हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सावधानी के रूप में बरतनी होगी, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें ये चीज़ माइंड में बैठ जाता है, ये जो फिगर है, तो आगे की जितनी भी क्लासेस होगी वो आसानी से हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।